नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। इनकम टैक्स भरने की आज आखिरी तारीख और जो समझ में आ रहा है सिस्टम ऑनलाइन है, लेकिन सरकार ने बैंडविड्थ बढ़ाई नहीं, तो जो भी आज दाखिल कर रहा है वो फंसते चला जा रहा है। दिल्ली में कई जगहों पर यह हाल नजर आया है और जिन्हें चालान भी भरना है उन्हें भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि SBI की ही चालान की प्रक्रिया 8 बजे के बाद खुली और वहां पर मुश्किल, ये तारीख बदल गई। कई मुश्किलें हैं, लगता है फिर आवाज उठेगी कि और तारीख बढ़ा दीजिए। बहरहाल इन सब के बीच आज बात होगी दरअसल उस सिस्टम की जो लगता है वन वे चल रहा है, लेकिन वन वे सिस्टम का एक नज़ारा ये है। केजरीवाल के हनुमान जी हैं कौन? दरअसल ये मनीष सिसोदिया जी हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री, और इनके पास आज लॉ मिनिस्ट्री भी आ गई। इस लिहाज से देखें तो कम से कम इनके पास सारे मंत्रालयों को जोड़ दीजिएगा तो 16 के तकरीबन मंत्रालय हो गए हैं, और खुद CM के पास कोई मंत्रालय नहीं है। बाकी मंत्रियों के पास एवरेज 3, 4, 5 मंत्रालय है, लेकिन कुल मिला के 16 डिपार्टमेंट को संभाले हुए मनीष सिसोदिया की ये तस्वीर कई चीज़ों को बताती है। और इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि सिस्टम का एक गड़बड़ झाला इस दौर में हो चला है, जो बार बार इस दिशा में ले जाता है कि किसी भी सरकार के भीतर झांक कर देखिए, एक निगाहें यही आती है कि दरअसल कुछ तो झोल है। इस झोल को साफ करने के लिए संघ और सरकार एक साथ बैठने जा रहे हैं। तारीख रखी गई है 2। क्या होगा उस दिन? सरकार और संघ के बीच तालमेल बना रहे बीजेपी के संगठन को काम करने में कोई मुश्किल ना हो। संघ के तमाम संगठनों के साथ सरकार की नीतियों का तालमेल होना चाहिए, और इसीलिए 2 सितंबर से दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर एक तरफ बैठे होंगे तो दूसरी तरफ संघ के मुखिया मोहन भागवत होंगे। एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह होंगे तो दूसरी तरफ संघ के भैया जी जोशी होंगे। एक तरफ कैबिनेट मिनिस्टर्स की कतार होगी तो दूसरी तरफ संघ के संगठन से जुड़े लोग होंगे। यानी मोदी सरकार के 1.25 साल पूरे होने के बाद संघ सरकार, पार्टी और संघ के सभी संगठनों के प्रतिनिधि समेत कुल 96 लोग पहली बार 2 सितंबर को बैठेंगे, लेकिन पहली बार लालकृष्ण आडवाणी बैठक में शामिल नहीं होंगे। 2, 3, 4 को जब बैठक होगी, कुछ सरसंघ चालक भी इस बैठक में रहेंगे ही। एक प्रश्न आपके मन में रह सकता है कि प्रधानमंत्री रहेंगे क्या? तो अनुकूलता के अनुसार वे भी रहेंगे। तो तालमेल जरूरी है तो बाहर आडवाणी को रखना चाहिए क्या, ये सवाल है। लेकिन संघ के कई संगठनों में मोदी सरकार की नीतियों को लेकर गुस्सा है, इसलिए भी तालमेल जरूरी है, यह भी बात निकल कर आई है। और खास तौर से किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच सरकारी नीतियों को लेकर रूठा रहा। और चूंकि बैठक 2 सितंबर को हो रही है तो 2 ही सितंबर को ट्रेड यूनियनों की हड़ताल में भारतीय मजदूर संघ शामिल नहीं होगा। तो क्या यह माना जाए कि BMS इसलिए शामिल नहीं हो रहा है कि बाद में वो सरकार के ऊपर एक दबाव बनाएगा, इस मीटिंग में मौजूद रहेगा और फिर मजदूरों से कहेगा देखिए हमने आपकी स्थितियों को मनवा लिया? या एक दूसरी स्थिति है कि सरकार को जिस तरह किसान संघ, BMS, स्वदेशी जागरण मंच के दबाव के बाद भूमि अधिग्रहण को वापस लेना पड़ा और संघ के भीतर से आवाज उठने लगी थी, तो क्या आने वाले वक्त में यह मजदूर संगठनों को लेकर भी होगा? कई स्थितियां हैं क्योंकि सिस्टम में झोल है। दूसरा हिस्सा कहता है कि गले की फांस बन चुके भूमि अधिग्रहण बिल पर मोदी सरकार को आखिरकार यू टर्न लेना पड़ा। तो अब सवाल लेबर लॉ को लेकर है, क्योंकि श्रमिक संगठन श्रमिक कानूनों के मुद्दे पर जिस तरह आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं और जिस तरीके से 2 सितंबर को 10 मजदूर यूनियन एक दिवसीय हड़ताल करने जा रही है, उसमें इम्तिहान मोदी सरकार को ही देना है कि हड़ताल से वो निपटती कैसे है। क्योंकि श्रमिक संगठनों की कई मांगों में 2 बड़ी मांग यही है कि न्यूनतम मजदूरी 15,000 रुपए तक हो जाए, ठेका मजदूरों को उनके समकक्ष नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन मिल जाए। This is a protest against the anti-worker economic policy of the government. हालांकि मोदी सरकार की उपलब्धि यही है कि कल तक उसका अपना संगठन भारतीय मजदूर संघ ही जब उसका विरोध कर रहा था और आर्थिक नीतियों से लेकर लेबर कानूनों को लेकर कटघरे में खड़ा कर रहा था, बावजूद इसके वो हड़ताल में शामिल नहीं होगा। लेकिन मोदी की चुनौती यह है कि श्रम संगठनों की बात मानने से पूरे मेक इन इंडिया प्रोग्राम पर ही असर पड़ जाएगा। यह कुछ वैसा ही है जैसे भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर जिस तरह मोदी सरकार को वापस 2013 के कानून पर लौटना पड़ रहा है। और ऐसे में यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आर्थिक सुधार को लेकर जो नजरिया शुरुआत से मोदी सरकार ने अपनाया, अब उसका होगा क्या? क्योंकि हालात अगर मनमोहन सिंह के दौर के ही वापस लौटे तो फिर मोदी सरकार की सारी योजनाएं तो धरी की धरी रह जाएंगी। जाहिर है संघ सरकार की बैठक में यह सवाल भी उठेगा कि जब मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण से लेकर मजदूरों के कानून को बदला तो संघ की भूमिका होनी क्या चाहिए।
वह क्यों कुंडली मारकर चुप बैठा रहा और संघ से जुड़े संगठन खुले तौर पर विरोध क्यों करते रहे, जबकि सरकार तो उन्हीं की है। तो अब सवाल यही है कि अध्यादेश को लेकर सरकार के पक्ष में अगर संघ सक्रिय नहीं हुआ तो इस बैठक के बाद क्या सरकार की नीतियों को लेकर संघ हमेशा सक्रिय होगा, या इस बार संघ और संगठन से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार की नीतियों में ढीलापन आएगा? इंतजार करना होगा। रीमा पराशर के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। कहा जा सकता है कि दरअसल संघ तो सरकार और सिस्टम के हिस्से में इस रूप में देखा नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिसे देखा जाना चाहिए उसको लेकर नजरिया यह है कि इस देश के गृह सचिव को 2 साल के लिए लाया गया, लेकिन 6 महीने के भीतर उसने वीआरएस ले ली। वजह जो भी रही हो, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को लेकर और सरकार के भीतर पसंद नापसंदगी की स्थिति इस रूप में आएगी, यह भी किसी ने नहीं सोचा था। किसी बड़े नौकरशाह को अचानक पद से हटाया जाता है तो खबर तो बनती ही है, और इस बरस 3 बार ऐसा हो चुका है। पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह हो, या डीआरडीओ चीफ अविनाश चंद्र, या फिर अब गृह सचिव एलसी गोयल, तीनों हटे तो पहली खबर यही आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराजगी की वजह से तीनों को पद छोड़ना पड़ा। फरवरी में एलसी गोयल को नियुक्त किया गया था और उस वक्त तत्कालीन होम सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी की जगह उन्हें लाया गया था, जिन पर शारदा घोटाले में सीबीआई जांच को प्रभावित करने का आरोप लगा था। लेकिन महज 6 महीने में एलसी गोयल को पद से हटा दिया गया तो सवाल भी उठने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मानसिकता प्रजातांत्रिक नहीं है, और जो वो कहते हैं वो करते हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे ही वातावरण बन गया कि भारत के विदेश सचिव, 2 गृह सचिव चंद मिनटों के अंदर स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दें और साथ ही दूसरी नियुक्ति की घोषणा हो जाए। माना यही जा रहा है कि नागा समझौते मामले में मोदी गोयल के काम करने के तरीके से खुश नहीं थे। तो क्या वास्तव में मोदी के लिए अफसरशाही का इतना मतलब है कि किसी की एक गलती उसकी नौकरी ले ले? क्योंकि एलसी गोयल को 2 साल के लिए नियुक्त किया गया और वह 6 महीने के बाद ही वीआरएस की अर्जी देकर बैठ गए, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया। या फिर यह कहा जाए कि मोदी अपने पसंदीदा अफसरशाह की नियुक्ति करने को भी इसीलिए तैयार रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है बिना उसके काम बनेगा नहीं। क्योंकि जिस तरह प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाने के लिए मोदी ने संविधान में संशोधन किया और जिस तरह वित्त सचिव राजीव महर्षि को उनकी नौकरी के आखिरी दिन ही 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया और गृह सचिव बना दिया गया, वो इस बात की ताकीद तो करता है कि वह अपने अनुकूल नौकरशाह चाहते हैं। और शायद वजह भी यही है कि विपक्ष उन्हें निशाने पर ले लेता है। मोदी सरकार अपना 1/4 समय खत्म कर चुकी है, लेकिन अभी तक शोबाजी के अलावा क्या किया है? कुछ नहीं किया। तो सवाल सिर्फ सियासी निशाने का नहीं, सवाल यह भी है कि राजनीतिक गलियारे में अगर यह कहा जाता है कि जिसे गृह मंत्री ने पसंद किया वो आउट हो गया, जिसे वित्त मंत्री ने पसंद किया वह इन हो गए, तो क्या सरकार के भीतर नौकरशाही को लेकर भी पसंद नापसंदगी चल पड़ी है? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब गृह मंत्रालय में आला अधिकारियों के फेरबदल को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह की नाखुशी जग जाहिर हुई है। ऐसा पहले भी होता रहा है और इसीलिए इस बार राजीव महर्षि को गृह सचिव बनाने को लेकर गृह मंत्री की असहमति और अरुण जेटली की सहमति को लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। यानी गृह मंत्रालय में गृह मंत्री जो है उनके अनुकूल गृह सचिव नहीं, और गृह सचिव जिनके अनुकूल है वो वित्त मंत्री है। ये बात निकलकर लगातार आ रही है। एक झोल तो है और इस मुद्दे को लेकर हो सकता है संघ सरकार की बैठक में उठे, हो सकता है। लेकिन झोल क्या होता है, इसका एक मतलब यह भी है कि जब पुलिस रिमांड ली जाती है तो माना यही जाता है कि कातिल को पकड़ना है, लेकिन रिमांड की स्थिति बतलाती है कि कातिल को पकड़ना नहीं है बल्कि आप कातिल है, ये बताया जा रहा है। इंद्राणी मुखर्जी, रिमांड आज ले लिया गया 5 तारीख तक, लेकिन क्या क्या कहा गया, कत्ल का मकसद क्या है, ये बाकायदा रिमांड में जो सवाल उठाएगा उसका जिक्र कर रहे हैं हम आप। आरोपी से कारोबारी कागजात की बरामदगी अभी बाकी है, यह भी कहा गया। सभी आरोपियों को साथ बैठाकर पूछताछ बाकी है। उसके बाद देखिए, इंद्राणी से शीना का मोबाइल व बाकी चीजों की बरामदगी बाकी है। मां है, क्यों नहीं दे रही है, दिशा उसी दिशा में पुलिस जा रही है। शव को ठिकाने लगाने के लिए क्यों रायगढ़ को चुना गया, ये सारी स्थितियां बतलाती हैं कि कहीं ना कहीं शक के घेरे में नहीं बल्कि कटघरे में पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी को खड़ा कर दिया है। लेकिन इस देश का सच क्या है,
इस तरह की स्थितियां जब जब आती है मीडिया में छा जाती है, सिस्टम उसी दिशा में बढ़ जाता है, पुलिस जांच पूरी तरह उसी दिशा में लग जाती है। और होता क्या है, आज से नहीं, हम आपको दिखाते हैं 1991 इस देश में खुला बाजार, आर्थिक सुधार, सब कुछ खुलापन आने लगा और अपराध किस रूप में हुआ, खूबी चकाचौंध या कहें पेज 3 सोसाइटी में। ये चकाचौंध के भीतर का अंधेरा है और ये सारी तस्वीरें अंधेरे से निकलकर चकाचौंध में कुछ इस तरह से समाई हुई कि हर की हत्या के बाद समाज का वो ताना बाना ही हिल गया जिसके आश्रय सामाजिक ताने बाने की दुहाई हर कोई देता है। याद कीजिए 1991 में बेंगलुरु में आईएफएस अफसर की पत्नी के तौर पर शकीरा खलीली की हत्या, सस्पेंस गहराया और बाद में स्वामी श्रद्धानंद कटघरे में खड़े कर दिए गए। और फिर याद कीजिए 1996 में दिल्ली में कानून की पढ़ाई कर रही प्रियदर्शनी मट्टू का रेप और फिर हत्या। आईपीएस अधिकारी के बेटे संतोष कुमार सिंह दोषी निकले। और दिल्ली में ही 1999 के जेसिका लाल हत्याकांड ने तो चकाचौंध की दुनिया के भीतर के उस अंधेरे को कहीं ज्यादा गहरा दिया जो बार बार लगता था कि ऐसा हो नहीं सकता। सितारा बार में शराब न देने की एवज में हत्या, वह भी सांसद के बेटे ने की। और 1999 में ही इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार शिवानी भटनागर की हत्या। कटघरे में और कोई नहीं, आईपीएस अधिकारी आया। और 7 बरस पहले नोएडा के आरुषि हत्याकांड ने तो पहली बार माँ बाप को ही कटघरे में खड़ा कर परिवार शब्द के भीतर के खोखलेपन को उभार दिया। और पहली बार यह सवाल भी खड़ा हुआ कि क्या हत्या परिवार के दामन पर बाकी दाग से ज्यादा उजियारा है। फिर 4 बरस पहले मुंबई में पाकिस्तान में जन्मी कलाकार लैला खान की हत्या, और हत्या की वजह लैला के सौतेले पिता की, लैला की मां सेलिना की हत्या करते हुए देखना भर था। और यहां सौतेले पिता ने लैला की हत्या कर दी। और पिछले ही बरस होटल के कमरे में सांसद पति की पत्नी सुनंदा पुष्कर की हत्या अभी कहां कोई भूला है। पेज 3 ही नहीं बल्कि ताकतवर लोगों की पार्टियों की रौनक सुनंदा पुष्कर की हत्या ने तार, पति के प्रेम के तार पाकिस्तान तक से जोड़े। और इन सब हत्याओं से देश उभरता उन सब के बीच शीना की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि 3 बरस बाद हत्या का राज खुला तो सवाल इन 3 बरसों में पुलिस की नाकामी का भी उभरा और चकाचौंध से जुड़े लोगों की उस सोच का भी, जहां संबंध बदलते बदलते हत्या के पीछे और हत्या के तरीके भी शातिर हत्यारे को ही पीछे छोड़ दें। कुछ ऐसे हालात ही शीना हत्याकांड में उभर चुके हैं। लेकिन चकाचौंध के अंधेरे से कहीं ज्यादा घना अंधेरा शीना हत्याकांड में इसलिए उभर रहा है क्योंकि पहली बार कटघरे में मां है। और इन सब के बीच मां इंद्राणी का बीते 1 हफ्ते से जो भी पक्ष आया वो 3 स्तर का है। पहले स्तर पर पुलिस कहती है पूछताछ में इंद्राणी मदद नहीं कर रही। दूसरे स्तर पर इंद्राणी के वकील कहते हैं कि पुलिस उनके साथ मारपीट कर रही है। और आज रिपोर्टर इस बात की जानकारी देते हैं कि कोर्टरूम में इंद्राणी बेहोश हो गई। हालांकि 5 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर इंद्राणी को भेज दिया गया है। लेकिन पहली बार इस चकाचौंध के अंधेरे का सच यही है कि हत्या बेटी की हुई और हत्या के पीछे मां बताई जा रही है और मां के साथ कोई नहीं खड़ा है। क्योंकि पति पीटर की मासूमियत, बेटे मिखाइल का खौफ और पुलिसिया अंदाज ने इंद्राणी को इस दौर में खलनायिका करार दे दिया है। सवाल ये नहीं है कि इंद्राणी अभी तक मीडिया के सामने बोलने नहीं आई है। सवाल ये इस देश के भीतर महिलाओं को लेकर या सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार का नजरिया क्या रहा है। हम आपको 2-3 स्थितियां दिखलाते हैं। इस देश के भीतर महिलाओं के खिलाफ अपराध का मतलब यह है कि 74,000 1991, ये 10-10 साल किस रूप में बढ़ते चले जाते हैं। 1,43,000, 2,28,000, 2011 आते आते हो जाता है। ये आंकड़े बतलाते हैं कि इस देश में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले कैसे दर्ज होते हैं। दूसरा सवाल, खर्च कितनी करती है सरकार। भारत में सबसे न्यूनतम खर्च किया जाता है सामाजिक सुरक्षा को लेकर, जीडीपी का सिर्फ 1.4%। नेपाल तक में ज्यादा है 2.1%। श्रीलंका में ज्यादा है, थाईलैंड में ज्यादा है, चीन में ज्यादा है, चीन में तो 4 गुना ज्यादा है। ये सारी स्थितियां यही नहीं रुकती है। चलिए इसके आगे स्थिति आपको दिखाते हैं। 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पर 9,112 करोड़ रुपए खर्च किए गए
और वो इस बरस घट गए। 2014-15 में ये 7,083 करोड़ घट गए। इन सब स्थितियों के बीच हिंदुस्तान के भीतर पुलिस की स्थिति है कि 25% पुलिसकर्मी वीआईपी की सुरक्षा में, दिल्ली और मुंबई में अगर अलग तरीके से देखें तो तकरीबन 32%। और स्थिति यह है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर जो 125 घंटे बीते हैं उसमें 25 घंटे वो पूछताछ में लगा दिए खार पुलिस थाने में बैठकर। अब पुलिस कमिश्नर ही पूछताछ में लगे हुए हैं, पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है। ये सारी स्थितियां कई सवाल खड़ा करती हैं। और इस देश के भीतर का नायाब सच तो यह है कि महानायक भी इस देश में हैक हो जाता है। यह भी रिपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि गूगल कटघरे में है। अमिताभ बच्चन का ट्विटर हैंडल हैक हो गया और हैक करने वाले ने उनकी साइट से अश्लील ट्विटर अकाउंट फॉलो किए। लेकिन सवाल सिर्फ अश्लील अकाउंट्स फॉलो करने भर का नहीं है। सवाल है कि अगर कोई अफवाह भी अमिताभ बच्चन के खाते से प्रसारित कर दी जाती है तो वो जंगल में आग की तरह फैलती, क्योंकि अमिताभ बच्चन के 1,66,00,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और अमिताभ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से आई जानकारी को झूठ मानने की कोई वजह भी नहीं। यानी सवाल पहचान के खोने, गड़बड़ाने और फंसाने का भी है। याद कीजिए, चंद दिन पहले ही विकिपीडिया पर जवाहरलाल नेहरू के पेज से खिलवाड़ किया गया और उन्हें मुस्लिम करार दिया गया था और विकिपीडिया को प्रमाणिक मानने वालों की कमी है नहीं। यानी असल दुनिया की पहचान से इतर सोशल मीडिया की पहचान का अपना अलग मतलब है, जो मरने के बाद भी आपके बारे में राय बनाती है। लेकिन सोशल मीडिया के सामने पहचान का संकट सिर्फ निजी स्तर पर नहीं, बड़े कॉर्पोरेट भी आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझते हैं अगर उन्हें सर्च इंजन तवज्जो ना दे तो। जहां पर आपका डेटा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो जितनी भी ये सर्च इंजन हैं, इंटरमीडियरीज हैं, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स या बिचौले हैं, वो तमाम सारे लोग केवल अपने आर्थिक बढ़ोतरी के लिए, अपने इकोनॉमिक गेन के लिए ही काम करेंगे। और यही वजह है कि सर्च इंजन गूगल के खिलाफ शिकायत के बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के सर्च नतीजों को लेकर जांच की और इस जांच में भी गूगल पर कथित तौर पर उंगली उठाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनियों का कहना है कि गूगल बाजार में अपनी मोनोपोली का फायदा उठाकर सर्च नतीजों में छेड़छाड़ करता है और सीसीआई की रिपोर्ट भी कह रही है कि गूगल सर्च नतीजों में अपने कंटेंट या अपनी सेवाओं को ज्यादा तवज्जो देती है बनिस्बत दूसरे वेबसाइट्स के। यानी गूगल को 10 सितंबर तक अब सीसीआई का जवाब देना है और हर कोई इंतजार जवाब का कर रहा है। लाजमी सी बात है, जब आप सर्च करते हैं तो केवल एक ही सर्च इंजन पर संपूर्णता निर्धारित ना रहें, कोशिश करें अलग अलग सर्च इंजन पे भी रिजल्ट्स देखें। यूं देखें तो पूरी दुनिया में सर्च इंजन के 84.73% बाजार पर गूगल का ही कब्जा है। तो ऐसे में गूगल का विकल्प है क्या, जब गूगल के हाथ में वो ताकत है कि वह किसी भी अनजान शख्स या कंपनी को पल में फर्श से अर्श तक पहुंचा दे या फिर किसी भी बड़ी कंपनी या शख्स के खिलाफ छोटी सी खबर को सर्च इंजन में ऊपर दिखाकर उसकी ब्रांड वैल्यू घटा दे, तो गूगल की अहमियत तो बढ़ ही जाती है। लेकिन सर्च इंजन बाजार में गूगल को चुनौती देने वाला कोई है नहीं और गूगल का दावा है कि वो गड़बड़ी नहीं करती। तो सवाल यही है, अगर गूगल दोषी पाई जाती है तो भी क्या गूगल के अलावे हमारे पास कोई विकल्प है? और अगर गूगल दोषी नहीं भी हो तो अकल्पनीय ताकत को मुट्ठी में लिए गूगल कब तक अरबों रुपए के इस बाजार में नैतिकता के ऊंचे पायदान पर टिकी रहेगी? और अमिताभ बच्चन सरीखे व्यक्ति को भी कहना पड़ेगा, उनका ट्विटर हैंडल हैक हो गया।